आक्रामक शैली है, उसके निशाने पे सत्ता ही क्यों हो जाती है? हमला करते हुए इतने निर्मम हो जाते हैं कि आप कह देते हैं टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना चाहिए। दीपक भाई ने जिस तरह से बात कही उसका वो प्रत्युत्तर था। कहें कि आप डिफेंसिव रहें तो ये मेरे से संभव नहीं है। आक्रामक हूं या नहीं हूं, एक छवि मेरी गढ़ी गई। पार्टी के भीतर आपको ब्रजमोहन का करीबी माना जाता है। आपकी सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी है। कोई बड़ी घटना हुई प्रदेश में तो उसमें संलिप्तता कांग्रेस की दिखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है हम बोनस का पैसा एक साथ देंगे सभी किसानों को। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, ये सत्र में आप ही की सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री की घोषणा थी। खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके जवाब में स्पष्ट आता है इसकी समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। ये हास्यास्पद नहीं है। क्या आप तटस्थ भाव से वाकई हैं कि मंत्री बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता? ज्यादा बोलूंगा तो न्यायालयीन प्रक्रिया में अवमानना के शब्द निकल जाएंगे। बहुत चतुराई और बहुत सधे अंदाज से आप जवाब दे गए हैं कि कहाँ पे कौन। मैंने अंतर पूछा था, आपने उसको घुमा के बता दिया। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। पंचायती में फ्रेम में आपको जो साथ दिख रहे हैं उनको किसी अलग से तारुफ की जरूरत नहीं है। अजय चंद्राकर नाम है। विधानसभा के अंदर अपने तीखे सवाल और तीखे संसदीय ज्ञान की साथ जो बाण छोड़ते हैं वो सत्ता हो या विपक्ष सबको हलाकान करता है। सत्ता और विपक्ष का आशय ये है कि अगर आप सत्ता में हैं तो भी सवाल सत्ता से ही होते हैं, सरकार से होते हैं और अकाट्य प्रश्न होते हैं। अगर आप विपक्ष में हो तो भी सत्ता परेशान होती है। फिलहाल कई कयास के दौर हैं। कहा जा रहा है मंत्री मंडल का जो विस्तार है उसमें भी नाम है, मगर इन सब से अलग मैं कुछ और प्रश्नों के साथ हाजिर हुआ हूं। सर, ये आपकी जो आक्रामक शैली है उसके निशाने पे सत्ता ही क्यों हो जाती है, भले आपके पार्टी की हो? आक्रामक शैली नहीं है, वो एक तरह का लेजिस्लेशन ही है। पूर्ववर्ती सरकार में जो चीजें हुई हैं, जिसकी जांच की घोषणा भी हुई विधानसभा में, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जब उसमें कार्रवाई होते नहीं दिखती कहीं पे, या ऐसा लगने लगता है कि हम नहीं कार्रवाई करना चाहते, तो थोड़ी सी असहज स्थिति बनती है। सरकार के खिलाफ तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा, व्यवस्था के ही खिलाफ सही, मगर आप बोलते बहुत तीखा हैं। तीखा नहीं है साहब, तथ्य है, तथ्यगत है। वो तथ्यगत में जब बहस होती है, तथ्यगत नहीं होती तो वो असंतुलित हो जाती है बहस जो है, तो आपको लगता है कि वो तीखा हो रहा है। पहला जो सरकार बदलने के बाद जो पहली विधानसभा सत्र था, उस पहले विधानसभा सत्र में एक श्रृंखला चली, इसकी भी जांच, इसकी भी जांच, इसकी भी जांच, इसकी भी जांच, 1 दर्जन जांच, 1 दर्जन से ज्यादा। अब उस जांच में से किस जांच का क्या हुआ ये तो वाकई पता नहीं। कुछ जांच में तो सदस्य भी आप हैं श्रीमान। शायद जो मेरी जानकारी है उसमें नगर निगम ने जो सड़क बनाई है जी, तेली बांधा से टोमाल तक, उसमें कुछ कार्रवाई की। मेरे को जो जानकारी है उसमें भी शायद शब्द है, उसमें कुछ कार्रवाई हुई है, और बाकी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और अधिकांश मेरे प्रश्नों पर थी, अधिकांश लग, तो अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा में यदि घोषणा हो जाए जांच की और यदि फिर जांच ना हो पाए तो क्या ये विधानसभा के तेज को कम करने वाली बात नहीं है? हाउस के अंदर कही गई बातें और उसमें क्रियान्वयन हाउस की गरिमा को ही बढ़ाती है। मैं सोचता हूँ सरकार ने घोषणा की है तो कहीं ना कहीं किसी कार्रवाई के स्तर पर होगी। ये एक सकारात्मक कल्पना है, ठोस धरातल से अलग, ऐसा मान लूं? चूंकि मैं जहां पर हूं वहां पर कल्पना ही कर सकता हूं। सारे लोग घोषणा की हो जानते हैं कि विधानसभा में यदि बोले हैं तो उसको करना है, नहीं तो विशेषाधिकार बनता है उसमें। तो इस सत्र में भी 1-2 बार ऐसा शब्द आया आप ही के मुंह से, विशेषाधिकार हनन का मसला है। बीते सत्र यानी बीती सरकार के समय आपने 1-2 बार ऐसे प्रस्ताव भी पेश कर दिए कि ये तो विशेषाधिकार हनन का मसला है। इन मसलों पर भी कभी कुछ होता नहीं है।
पिछले सरकार में 5 साल में न तो कोई मामले विशेषाधिकार को सौंपे गए, न ही उसमें हाउस में कोई बहस हुई। बड़े बड़े मामले थे। इस सरकार में तो अभी कोई विशेषाधिकार की नोटिस किसी के द्वारा दी नहीं गई है, तो इसलिए उसमें क्या कहा जा सकता है। सरकार आलोचनाओं के केंद्र में। मैंने जिस संदर्भ में उल्लेख किया था जी। कि एक घटना में एक माननीय मंत्री जी ने समितियों की बात को पटल में रखने की, सदन में रखने की कोशिश की, तो मैंने कहा था कि समिति की बात को सदन में नहीं रखा जा सकता। उसी समय ये बात आई थी जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। आप बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, आप कहते हैं कि सदन के भीतर तो तथ्यगत बात करता हूं इसलिए लग जाता है कि तीखा है। आप हमला करते हुए इतने निर्मम हो जाते हैं कि आप कह देते हैं टेस्टोरॉन टेस्ट कराना चाहिए। उसमें क्या कहा जा सकता है। बात जिस तरह से शुरू हुई और जिस तरह से उत्तर आए उसका वो जवाब था। क्या उसको उदाहरण हमेशा नहीं दिया जाना चाहिए। वे घटना पर थी। राजनीति मर्दों जैसे होनी चाहिए। वहां तक ठीक है आपकी बात, पर अजय अगर कहते कहते फिर उनसे सवाल हो, इसी पे 2 दिन बाद प्रश्न हो, उनकी गति नहीं थमती, उनकी गति नहीं थमती उस तीखेपन की। वो कह देते हैं जेल में जाके पूछ लूंगा पौरुष कितना है। क्या अजय उस राजनीतिक देश की कही बात पे थोड़ा सा आज असहज होते हैं, या उनको लगता है जो बोला सही बोला था मैं? देखिए, जिस तेवर में जो बातें कही जाती है ना, दीपक बैज ने जिस तरह से बात कही उसका वो प्रत्युत्तर था। इस तरह की चर्चा शुरू कांग्रेस से हुई, तो जिस शैली में आप प्रश्न करेंगे उस शैली का उत्तर मिलेगा। मेरे से कम आप डिफेंसिव होने की अपेक्षा नहीं कर सकते। राजनीतिक मामलों में जब आरोप प्रत्यारोप के दौर हो तो आप कहें कि आप डिफेंसिव रहें, तो ये मेरे से संभव नहीं है। आपकी एग्रेसिव छवि, आपकी आक्रामक छवि पार्टी के भीतर आपके राजनीतिक विरोधियों को असहज करती है, और उस हिसाब से आप असुरक्षित हो जाते हैं, मानते हैं? मैं आक्रामक हूं या नहीं हूं, एक छवि मेरी गढ़ी गई, परसेप्शन एक बनाया गया। मैं अपना काम करता हूं, उसको कौन किस ढंग से लेता है ये मेरा विषय नहीं है। दूसरी बात, पार्टी के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं की। कभी मैं पार्टी लाइन से बाहर नहीं बढ़ा गया। जो एक अनुशासित कार्यकर्ता, पार्टी ने जिस तरह से दीक्षित प्रशिक्षित किया, उस लाइन में चलना, ये सबसे पहला कदम रहा है राजनीति में। लेकिन राजनीतिक रूप से आपकी पार्टी के भीतर आपको ब्रजमोहन का करीबी माना जाता है। ब्रिजमोहन जी, पांडे जी हों, शिवरतन जी हों, राम विचार जी हों, बहुत लोग हैं, नारायण जी हों, धर्म जी हों, 25 साल 30 साल से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं सदन के अंदर। राजनीति के अतिरिक्त मित्रता का भी संबंध है। आप देखे होंगे ब्रिजमोहन जी के खिलाफ भी मेरे प्रश्न बहुत तीखे थे, और जांच की घोषणा की राम वनगमन पथ में, सोशल ऑडिट की। तो राजनीति बिल्कुल अलग चीज है, व्यक्तिगत चीजें बिल्कुल अलग चीज है। उसको राजनीति से घालमेल नहीं किया जाना चाहिए। क्या ये सिर्फ संयोग है कि आपने जितने नाम गिनाए ब्रजमोहन छोड़े? ब्रजमोहन जी का तो मैंने ही नाम लिया था। ये सारे के सारे नाम इस समय एक तटस्थ से या मार्गदर्शक मंडल की स्थिति के हैं। सिर्फ संयोग है क्या ये? अब राजनीति में जिसका जब जिस समय उपयोग है भाजपा में, उस समय किया जाता है। अधिकांश लोग विधायक हैं, एक आध को छोड़ के। मंत्री नहीं है तो कोई बात नहीं, सांसद हैं, कोई प्रदेश के पदाधिकारी हैं, भूमिकाओं में तो हैं, भूमिकाएं दी जाती रही अभी।
अभी शिवरतन जी रायपुर दक्षिण के चुनाव संचालक थे, इसलिए कहा कि उपयोग होते रहता है। अजय चंद्राकर की उपयोगिता को लेकर लगातार बातें होती हैं। आपके शुभचिंतक, आपके राजनीतिक विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि अजय की उपयोगिता जितनी ली जानी चाहिए उतनी ली नहीं जा रही है। कुछ लोग उसको सरल भाषा में मंत्री पद के विस्तार से जोड़ देते हैं। मेरा उपयोग पार्टी ने सदैव किया है। 6 बार चुनाव लड़ा हूं, 2 बार मंत्री रहा हूं, 5 बार जीता हूं, वित्त आयोग का अध्यक्ष रहा, पार्टी को उपाध्यक्ष रहा, अभी प्रमुख प्रवक्ता हूं। इससे पहले भी 8 से 13 के दौरान जब चुनाव में सफलता नहीं मिली तो भी प्रवक्ता था, वित्त आयोग का अध्यक्ष था। तो लगातार कोई ना कोई काम करते रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मंत्री पद से ही नवाजे जाएं। और मंत्री कौन हो ये आप भी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और भाजपा में योग्यताओं की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है। अजय इन योग्यता की प्रतियोगिता या श्रृंखला में खुद को कहां पाता है? मेरे बारे में मैं सोचता हूं मेरे से ज्यादा आप जानते हैं मेरे को, इसलिए मैं अपनी भूमिकाएं तलाश लेता हूं। आपको लेके ये कहा जाता है कि यदि आप संतुष्ट नहीं हुए तो सामने विधानसभा के अंदर विपक्ष की जरूरत नहीं है। फिर आपके प्रश्नों को, आपकी विधायकी का जो ज्ञान है, उसका जो आक्रामकता है, उसको आपकी नाराजगी से जोड़ लिया जाता है। यही तो मैंने कहा ना कि लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स और जो दलीय राजनीति है उसमें बहुत अंतर होता है। कहीं हमारे सीनियर होते हैं तो कहीं हमारे जूनियर होते हैं। तो एक संतुलन बना के काम करना होता है उसमें, और इसको समझना सबको चाहिए। आपकी सरकार, अब बीजेपी प्रवक्ता चूंकि आप हैं प्रमुख, इसलिए सवाल है मेरा, आपकी सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी है। आपकी सरकार पे सवाल है कि कर्ज से मुक्ति या कर्ज से उबरने का कोई प्रयास नहीं है, कर्ज और बढ़ते जा रहा है, उसी ओर चल रहा है। जैसा कि आप भूपेश सरकार पे हमलावर होते थे, आपकी अपनी सरकार प्रश्नांकित है, आप मौन रहते हैं। ये 1 साल में प्रामाणिक रूप से भूपेश सरकार कोई आरोप नहीं लगा सके, करप्शन के हो या किसी तरह के हो। कोई बड़ी घटना हुई प्रदेश में तो उसमें संलिप्तता कांग्रेस की दिखती है। आगे पीछे निकाले हैं, चाहे अभी पत्रकार हत्याकांड हुआ हो, सूरजपुर की घटना हो, बलौदा बाजार की घटना हो, तो आरोप नहीं लगा पाए। आपने देखा होगा कि पिछली बार हर सत्र में हम कोई ना कोई चीज निकाल देते थे जिससे कांग्रेस फंसी हुई नजर आती थी, या हम न्यायिक प्रक्रिया का भी इस्तेमाल करते थे। PIL हमारे लगे हुए अभी भी हैं। तो हम सदन में जनता की और न्यायिक प्रक्रिया में भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। कांग्रेस आज कहीं नक्शे में नहीं, प्रेस विज्ञप्ति भर में है। धान बोनस का जो मसला था, और जो धान किसान का जो उसको पारिश्रमिक मिल रहा है या जो समर्थन मूल्य मिल रहा है, आपको नहीं लगता कि ये चकित करने वाला है? वादा आपका कुछ था, दे आप कुछ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है हम बोनस का पैसा एक साथ देंगे सभी किसानों को। तब जब इस पे खूब सवाल उठने लग गए। नहीं, पिछली बार का दे दिया गया है, इस बार भी देंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अब तक तो जो कहा है सबको किया है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, ये सत्र में आप ही की सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री की घोषणा थी। क्या हुआ उसका? अभी भी उसके बाद के सत्रों में घोषणा है, मैं मानता हूं इस बात को। उसके बाद के सत्रों में भी इस पर प्रश्न आए तो सरकार ने ये कहा है इसकी प्रक्रिया है और हम इसको करेंगे, समय भर नहीं बता पाएंगे। यही तो बात है। एक ऐसा सवाल जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, आपके घोषणा पत्र का अहम मुद्दा था, जिसके भार साधक मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके जवाब में स्पष्ट आता है इसकी समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। ये हास्यास्पद नहीं है? अभी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में ही कहा है कि युक्ति युक्तकरण हो जाए। उन्होंने संख्या भी दी थी स्कूलों की, कहाँ अतिशेष हैं और कहाँ नहीं हैं, वो हो जाए, उसके बाद इस पर आगे बढ़ेंगे करके। और इसकी भी कोई समय सीमा नहीं बताएंगे? अब ये प्रशासन का विषय है, बहुत सारी जानकारियां आती हैं जाती हैं, बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं और उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। सदन में 3 सवाल थे, ऐसे संयोग से 3 सवाल जिसमें सत्ता पक्ष के ठीक बगल की जो लॉबी है जिसमें प्रशासन तंत्र बैठता है वो फिर प्रश्नांकित हो गया था। एक बार तो गायब ही हो गया था, आपने भी टोक दिया था। ये व्यवस्था तो पिछले कार्यकाल पिछली सरकार में भी थी, यही आज भी है। बदल क्या दिया आप लोगों ने? ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो सरकार की नहीं होती। कोई भी सरकार है, ब्यूरोक्रेसी तो स्थायी है, लेकिन उनको, सीनियर लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए विधानसभा चल रही तो किसकी उपस्थिति कितने बजे है, क्योंकि कार्यसूची जारी होती है। यह प्रशिक्षण और गंभीरता का विषय है और ये बात प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया लोगों को देखना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन लोग उपस्थित रहे उसको। अजय जी, आपने अभी कहा, बीच में मैंने हल्का सा छुआ आपको, मंत्री पद वाले विस्तार को लेके आपने कहा पार्टी ने भरपूर अवसर दिया, योग्यता के अनुसार काम दिया है। क्या आप तटस्थ भाव से वाकई हैं कि मंत्री बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो विशेषाधिकार है सीएम का? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरी काम की शैली देखी है, मैं जो काम कर सकता हूं करते रहूंगा सार्वजनिक जीवन में। बहुत से लोग हैं जो पूरा जीवन लगा दिए, नहीं बन पाए। तो सार्वजनिक जीवन में एक ही लक्ष्य नहीं है कि हम मंत्री बन के ही सेवा करें। बहुत सारे विषय हैं निर्वाचन क्षेत्र के लिए, बहुत सारे विचार हैं प्रदेश के लिए। किसी अन्य फोरम से, किसी अन्य माध्यम से, किसी जगह चर्चा करके उसको क्रियान्वित करवाने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के जो अच्छी चीजें हैं लोकतंत्र में वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर में भी फोरम है जहां बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपकी इस सरकार में ये क्या संयोग है साहब कि बातें हो जाती हैं, चर्चा हो जाती है, पर उस समय सीमा नहीं बताया जाने से की एक टैगलाइन सी है, समय सीमा कभी कोई नहीं बताता। देखिए, प्राथमिकताएं होती हैं सरकार की और प्राथमिकताओं के क्रम में जब वो आते जाता है तो वो क्रियान्वित होते दिखते हैं। मेरा एक व्यक्तिगत मामला है जो अटल जी भी कहा करते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन क्षेत्रों को प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से यही कहूंगा, चाहे वो युक्ति युक्तकरण का विषय हो, भर्ती का विषय हो, स्वास्थ्य में और शिक्षा में, उसको ध्यान देना चाहिए। और कभी चर्चा हुई तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए करके। डीएड बीएड वाले विषय चल रहे हैं, बच्चे तूता में बैठे हुए हैं, कभी इसकी शव यात्रा निकालते हैं, कभी मुंडन करते हैं, कभी जल सत्याग्रह करते हैं। एक दुखद बात तो है ये, अब चाहे ज्यादा बोलूंगा तो न्यायालयीन प्रक्रिया में अवमानना के शब्द निकल जाएंगे, पर इसके हल निकालने के लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी की घोषणा तो हुई है। इसमें क्या बीएड धारी शिक्षक हैं उसके बारे में किया जा सकता है, तो अपेक्षा करते हैं कि अच्छा परिणाम आएगा। समय सीमा नहीं बता सकते। गंभीरता दिखती है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यदि कमेटी बनती है तो बहुत कम अवसर में ये आती है, नहीं तो विभागीय सचिव और कोई देखते हैं। चीफ सेक्रेटरी स्वयं देख रहे हैं, मतलब सरकार देख रही है, सर्वोच्च प्राथमिकता के विषय हो जाते हैं। 15 साल की बीजेपी गवर्नमेंट, आप उसके भी हिस्सा थे उस सरकार के। ये साल भर की आपकी बीजेपी गवर्नमेंट, दोनों में बुनियादी अंतर क्या है? वो 15 साल की रमन सरकार, ये 1 साल की साय सरकार। उस 15 साल में सबसे बड़ा जो विषय था वो क्षेत्रीय संतुलन था।
सभी क्षेत्रों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सड़क में, बिजली में, न्यायिक क्षेत्र में, अदालतें कितनी हो, कहाँ हो, जिले में, गठन में, स्वास्थ्य के सूचकांक में, शिक्षा के सूचकांक में, तो ये चीजें, बिजली में कहीं वितरण में, प्रोडक्शन में, सब में असंतुलन जो था, उसके हिसाब से उस 15 साल में तेजी से काम हुआ, जिसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। अभी की सरकार में इन विषयों को आगे बढ़ाना है, नए विषयों को लेना, जिसके लिए विजन डॉक्यूमेंट सरकार बना रही, नवंबर तक बना लेंगे जैसा कहा था, तो शायद बन गया होगा, अगले सत्र में उसको रखें, कुछ भी करें। लेकिन माननीय मोदी जी की परिकल्पना जो है, जिसमें कई एजेंडा है, मार्च 26 तक नक्सल मुक्त करना है, जैसे दृष्टिकोण दस्तावेज बनाना है, लखपति दीदी आई हैं, लखपति ड्रोन दीदी आई हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए गडकरी जी ने दिए। 18 लाख में, कल ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास में 3-3.5 लाख की और घोषणा हुई, देने की घोषणा क्या दिया जाएगा। तो वो जो चीजें 5 साल में छूट गई थी, एक गैप आ गया था, उसको गैप फिलिंग करके और नए विषयों में आगे बढ़ना, ये प्राथमिकता है। बहुत चतुराई और बहुत सधे अंदाज से आप जवाब दे गए हैं कि कहाँ पे कौन, मैंने अंतर पूछा था, आपने उसको घुमा के बता दिया। खैर, एक पुराने प्रश्न पर लौटता हूँ जो भी पूछा था कि फेलियरिटी के जैसे मसले हैं, तो आपने कहा कि हर जगह कांग्रेस दिखती है। क्या ये सही ज़्यादा जवाब नहीं होगा कि आप लोग फेल होते हैं, आपका तंत्र, आपकी फेलियरिटी होती है और आप लोग उसमें कांग्रेस ही तलाशता है? देखिए मुकेश, पत्रकार, आप भी पत्रकार हैं, जो मुख्य अभियुक्त अभी तक की जांच में निकला है जी, मुख्य षड्यंत्रकारी कांग्रेस का पदाधिकारी था, सुरेश चंद्राकार, सूरजपुर में जो पुलिस वालों के परिवार की हत्या हुई, तालिब की पत्नी की हत्या, हाँ, उसको भी आपने देखा है। एक माननीय विधायक जेल में निरुद्ध है। मैंने विधानसभा में कहा कि एक समाज के आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं का क्या काम है करके, मैंने 3 घटनाओं को उल्लेख किया था। कई बार मैं चिंतन करता हूँ, नक्सली घटनाओं को देखते हैं, इस तरह की घटनाओं को देखते हैं, तो सेरोस्टाइप लोगों से नहीं मिले हैं, यार सेरोस्टाइप लोगों से, कि कहीं से फंडिंग होके सरकार को स्थिर करने की कोशिश करें और न चलने दें, किसी भी हद तक जाएं। एक इंटरव्यू मैंने कहा कि इसकी तो NIA जांच होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं वास्तव में छत्तीसगढ़ में है क्या, कि जहां देखो वहां लोग निकलते हैं? क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। आपकी पार्टी बीजेपी समावेशी, सर्वस्पर्शी है, सरकार का भी यही टैग है। पिछड़ा वर्ग कहाँ गायब हो गया है? जिला पंचायत की लिस्ट से गायब है। जो एक सर्वे हुआ, एक भूपेश सरकार में हुआ, फिर आपकी सरकार में हुआ, दोनों की रिपोर्ट नहीं आई, पता ही नहीं चला गया। विश्वकर्मा कमेटी ने तो रिपोर्ट जमा कर दी है, तो साहब सदन पे तो नहीं आई, सार्वजनिक नहीं हुई। सदन में रखने का गठन में उल्लेख है कि नहीं, क्योंकि कई कमेटियां बनती हैं तो उनके उद्देश्य में रहता है कि इसको टेबल किया जाएगा करके। जैसे यूनिवर्सिटी है टेबल करेगी, बिजली कंपनी है टेबल करेगी, हो सकता है इसकी रिपोर्ट में जैसे क्वांटिफाइबल डाटा आयोग को टेबल नहीं करना है जी, ये उसके गठन के उद्देश्य में शामिल था। पर पिछड़ा वर्ग की गिनती के लिए भी विश्वकर्मा आयोग ने रिपोर्ट तो दे दी है। अब ये बात मैं भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आरक्षण कल ही आया है, कि क्यों, किस परिस्थिति में ऐसा आरक्षण आया, मैं भी जानने की कोशिश करूंगा इसको। क्योंकि TS सिंहदेव जी के और भूपेश बघेल जी के बयान आए हैं सरकार की ओर से, अभी कुछ कहा नहीं गया है इसमें, तो इसकी जानकारी तो लेंगे। अजय जी, 5 साल भूपेश सरकार थी और आप लोगों ने कोई, खासकर आपने, कोई ऐसा सत्र मुझे याद नहीं है जब घेरा नहीं,
प्रश्नांकित नहीं किया, घेर नहीं दिया। फिर से वापस उसी इस नई सरकार के पहले सत्र पे जा रहा हूं। घोषणाएं घोषणाएं और जांच जांच जांच। किस मसले पे कौन सी अहम जांच का न होना, और इस तरीके से एक कई बार एक हवा सी उड़ जाती है कि एक दुर्भी संधि है भूपेश जी को लेके, और बीजेपी के कुछ चेहरों को लेके कहा जाता है दुर्भी संधि है। अजय चंद्राकर क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो साहब जांच होनी चाहिए वाला हूँ। मैं संधि वंधि चाहे स्वच्छ हो अस्वच्छ हो, दूर की हो नजदीक की हो, इसमें मेरा भरोसा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कहा, जब कहीं घोषणा घोषणा, मैंने कहा कि अधिकांश मेरे प्रश्नों में मेरी वार्ताओं पर है अधिकांश। तो यदि दुर्विसंधि की जो बात कही तो फिर इस विषय को उठाता नहीं मैं। चलो आई गई बात गई, नहीं, संधि में अजय चंद्राकर नहीं है, अजय चंद्राकर का नाम नहीं आता है दुर्भी संधि में। जांच की घोषणा होना और जांच न होना, इस पर नाम कुछ और आता है। अब मुझे नहीं लगता, मैं तो इस आशावादी आदमी हूं कि जांच की घोषणाओं पर सरकार कुछ न कुछ तो कर रही होगी। झीरम की न्यायिक जांच की रिपोर्ट जब प्रशांत मिश्रा जी ने राज्यपाल जी को दी, तत्कालीन राज्यपाल को, तो उस समय यह बात आपकी ओर से भी आई थी, बीजेपी की ओर से भी आई थी, पटल पे रखो। ये सरकार जब आई तो स्वाभाविक रूप से उम्मीदें थी कि पटल पे आएगी। चुप्पी क्यों है अब? विपक्ष में हम थे तो ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए मांग करते थे। पर आज और तब में थोड़ा सा दृष्टिकोण में अंतर है कि झीरम को भूपेश बघेल जी जिंदा रखना चाहते थे राजनीतिक तौर पे। बीजेपी उसमें जो कांग्रेस बोली वो मांग को स्वीकार किया हमने। तो हो सकता है कि सरकार आने के बाद उस न्यायिक आधार पर घटना न घटे, इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, सरकार उस पर कदम उठा रही हो। भूपेश बघेल जी ने हमने पटल में नहीं रखा, लेकिन यह भी नहीं बताया कभी कि हमने कभी ये उसको स्वीकार किया है, इस कंडिका को इतने को अस्वीकार किया है और हमने ये कदम स्वीकार करके उठाए हैं, ये भी नहीं बताया। हमने न्यायिक आयोग, एनआईए जांच, सीबीआई जांच, सभी तरह की जांच जो कांग्रेस ने कही थी, कुछ मामले लिटिगेशन में हैं इसमें जी, तो इस पक्ष में है कि न्याय मिलना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी के लिए ये पॉलिटिकल एजेंडा था और है। मगर मूल प्रश्न वही फिर मेरा, इतनी सारी चीजों के साथ पटल में क्यों नहीं रख दिया साहब? मैंने कहा ना कि स्वीकार करके, हो सकता है स्वीकार करके उस पर कदम उठा रहे हो। और इस बात को भी जैसे भूपेश जी को आप प्रश्नांकित कर रहे हैं, आपकी सरकार भी मौन है, ये भी कल्पना में ही है कि कर रहे होंगे, हो रहा होगा। नहीं, कल्पना में नहीं, निश्चित रूप से उस ऐसी चीजों पर ही तारीख की घोषणा हुई कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। ये कमिटमेंट पहली बार आया और जमीनी स्तर पर भी उसके परिणाम देखने लगे। और उन जमीनी स्तर के परिणामों में उन चीजों को नहीं देखा जाता या नहीं जानबूझकर देखा जाता जिनमें ट्राइबल्स के मरने, निर्दोषों के मारे जाने की बात होती है। लड़ाई जब होती है, एक तो बहुत सारे तरीके से उसको लड़ा जाता है, जिसमें एक तरीका आमने सामने की लड़ाई भी हो जाती है कभी कभी। तो युद्ध में तो निर्दोष ही मारे जाते हैं लगभग। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। क्योंकि जिनका सीधा हाथ नहीं है वो भी मारे जाते हैं। मैं ऐतिहासिक उदाहरण देना नहीं चाहता, लेकिन ये क्षति रुकनी चाहिए। तो रुकनी चाहिए, इसलिए कई एंगल से इसको काम करने की कोशिश हो रही। बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, नियत नेल्लार बने, पुनर्वास की नई नीति बने, ये संस्थाएं बने
रोजगार बढ़े, उनके लिए 15,000 आवास सरेंडर लोगों के लिए की घोषणा हो, नए कैंप खोले जाएं, तो बहुआयामी पर्यटन की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो इस बीच में थोड़ी सी भी क्षति मत हो, उसके लिए स्थायी शांति की कोशिश और इसके खात्मे की घोषणा बड़ी बात है। ये भूपेश सरकार के समय चलने वाली कोई भी योजना आपकी सरकार में चलने योग्य क्यों नहीं मानी जा रही, भले वो रीपा हो या अन्य कोई योजना हो जो रोजगार और सृजन मूलक? देखिए, रीपा भर में बात कर लेते हैं। क्या बजट उसमें था? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। सरकार यदि योजना बनाती है, कोई भी सरकार हो, साहब ये बजट है, ये उसके सेटअप हैं, ये उसके उद्देश्य हैं, ये उसके कार्य क्षेत्र हैं, ये लिखा होता है। रीपा की ऐसा कोई दृष्टिकोण दस्तावेज भूपेश बघेल ने कभी प्रस्तुत नहीं किया। उसके विभाग, क्रियान्वयन के विभाग बदलते रहे, कभी रूरल डेवलपमेंट के पास, कभी एग्रीकल्चर के पास। एक अंतर बता देता हूं छोटा सा, कैसा होता है उसको। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कितनी जगह पैसे लगे, कैसे होगा, कुछ नहीं मालूम। मैं अभी बोला था उस विषय में। पर अभी बस्तर ओलंपिक हुआ, ये 7.5 करोड़ रुपया बजट से रखिए साहब, इस लेवल से उभर के ये खेल की ऐसी प्रतियोगिता होंगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में इतने सारे खेल होंगे, इतने इस तरह, साल में 2 बार हो गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अधिकांश चीजें उसी तरह की हैं। रीपा में आप बता नहीं सकते। गौठान में भी वही था। कोई किसी भी फंड से वो बन रहा है, कहीं पे भी बन रहा है। जो तत्कालीन प्रशासन था, अपनी रेटिंग टीआरपी बढ़ाने के लिए इन योजनाओं को कहीं से लाता, किसी भी फंड से। अभी आप पिछले सत्र में थे, गोबर खरीद लिया गया, रेट ही तय नहीं हो गोबर खरीदने का। वो प्रश्न था आपका। तो इस तरह की चीजों के कारण उसमें कोई चीजें नहीं दिखती कि उसको किया जाए। जो सही चीजें हैं, हो सकता है नेताओं के नाम पर रखे गए हों, तो बदली गए हों, लेकिन धान खरीदी चली रही है, शाश्वत है। कोई भी सरकार आए धान खरीदती है। बोनस का काम चल ही रहा है। मातृवंदन नई शुरू की गई। पिछला बोनस जो हमारा आरोप था हमारे ऊपर, वो भी दिए गए। तो जो छत्तीसगढ़ के लिए स्थायी चीजें हैं वो चलती, पॉलिटिकल चीजें हैं वो बंद होती। मैं हमेशा सरकार कोई भी हो इस बात का पक्षधर हूं कि योजना के प्रारूप, योजना का उद्देश्य, योजना का बजट, योजना का सेटअप, ये होना चाहिए, फिर योजना होनी। और उसको लेजिस्लेटिव सपोर्ट भी किसी को दे सकें तो और अच्छी बात है। क्या इनमें से ऐसी कोई योजना नहीं है अजय जी जिसको, ठीक है जैसे गोबर वाला ही मसला था, उस पर भी एक प्रश्न है पर आगे करूंगा। इन योजनाओं में ऐसा कोई नहीं हो सकता कि ये योजना थी तो अच्छी, भले अधकचरे ढंग से चल रही थी, चलो उसको सही शेप में चलाते हैं। एक गौ अभ्यारण्य की सरकार ने घोषणा कर दी, पता ही नहीं कहाँ है, कोई समय सीमा नहीं बता सकते, टैगलाइन। आवारा पशु समस्या तो है साहब, और इसमें सरकारी भूमिका तय करने के बजाय जो पशुपालक है ना, मैं तो गांव में रहता हूं, कोई भी पशुपालक के घर में आजकल कोठार नहीं मिलेगा। कोठार वो दूध निकाली और छोड़ दी बस। तो एंगल सिर्फ सरकार नहीं है, एक सामाजिक समस्या है जिसमें कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये इच्छा शक्ति का सवाल है कि हम क्या कार्रवाई करते हैं। ये बात सरकार पे भी लागू होती है, इच्छा शक्ति वाली सबके ऊपर लागू होती है, संस्थाओं के ऊपर, सरकार के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि सामाजिक चीजें जो होती हैं वो अकेले सरकार की नहीं होती। सदन के भीतर की एक व्यवस्था है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। इसी सत्र में, जो बीता सत्र था, उसमें मैंने कुछ प्रश्न देखे अजय जी के, यानी आपके, अतारांकित थे वो। उसी में एक मुद्दा था गोबर। विलक्षण तरीके से जो उसके जवाब आए थे वो चकित करने वाले थे। आपने कहा मैं इस मसले को फिर से उठाऊंगा। अजय थमते क्यों नहीं? अजय थम क्यों नहीं जाते? जवाब आ गया ना भैया, तारांकित नहीं आ तो गया ना। जब कोई चीज में कार्रवाई होगी
किसी भी एक चीज में, तो वैसी गलती की पुनरावृत्ति कोई दूसरा नहीं करेगा कभी इतिहास में। उदाहरण के तौर पे बोला ना, जादुक सड़क, जिसको हमेशा जादुक सड़क बोलता हूं मैं, या गोबर के पेंट की खरीदी, ऐसी चीजें हैं। कभी भी अराजकता को सरकार का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। भविष्य में बीजेपी सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, नियम प्रक्रिया का सम्मान हो, उसके साथ काम हो। किसी व्यक्ति की इच्छा कानून नहीं होती। किसी भी योजना में भूपेश बघेल जी ने कहा तो वैसा कर दो। ये चीजें पीछे पड़ने से, परिणाम तक ले जाने से थमेंगी। आखिरी सवाल है, बीजेपी के भीतर खाने जो कुछ दिख रहा है, ऐसा लगता है कि एक पीढ़ी जो 15 साल तक सत्ता के झूले को झूलती रही है, उसे अब विश्राम देना चाहिए और नए चेहरे को सामने लाना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक विषय है और परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। और पूरी तरह से ये सही नहीं है। केदार जी 15 साल मंत्री रहे तो भी अभी हैं, रामविचार जी 10 साल मंत्री रहे तो भी अभी हैं, ब्रिजमोहन जी थे, संसद बन गए, अलग बात है, तो दयालदास जी बघेल हैं। इसको पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता। नए पुराने का संगम और उसका परिणाम एक बेहतरीन संतुलित सरकार। आज ये संतुलन है या इस संतुलन को और परिमार्जित करने की जरूरत है? नहीं, सरकार ने जो जो कहा, मोदी जी की गारंटी पर जो बात हुई, विष्णु के सुशासन पर बात हुई, उसमें चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, समय दिया। काफी लंबा इंटरव्यू लिया आपने। विषय ही ऐसे थे, आपने लंबे अंतराल के बाद समय दिया तो प्रश्न विस्तारित होते चले गए। तो ये थे अजय चंद्राकर। हर प्रश्न और उसका जवाब आपके सामने है। पृथक से किसी भूमिका को मैं और स्पष्ट करूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। रोक इसलिए लिया क्योंकि आप फ्रेम में देख रहे हैं, इसलिए भी रोक लिया आपको। तो पूरे इंटरव्यू को देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर वो प्रासंगिक प्रश्न जो आपको जानना था, मैंने आपकी ओर से अजय जी से पूछ लिया है और अजय उसी अंदाज, उसी शैली के साथ, बेबाकी के साथ हर प्रश्न का जवाब दे गए हैं। तो पंचायती में फिर किसी नई मुलाकात के साथ हाजिर होऊंगा, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।